Oh, chhaddo ji, main dastana. I got a chance to get admission into the HSN College, which is one of the most prestigious institutes in Pakistan or in the world. मेडिकल की तरफ भी आए और आप टिकटॉक भी रहे। पहले आपका मेडिकल में कामयाब हुए या पहले आप टिकटॉक पर कामयाब हुए? Well, I believe कि टिकटॉक की कामयाबी थोड़ी जल्दी आ गई because मेडिकल फील्ड में आना कैसे हुआ? कोई आपका ये ख्वाब था या आप किसी से इंस्पायर हुए या फैमिली में से किसी ने आपको रिकमेंड किया कि आप मेडिकल की तरफ चले जाएं? वेल जस्ट लाइक टिपिकल देसी पेरेंट्स या जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, हमारे यहाँ भी वही है कि अगर आप किसी को बताओ कि आप टिकटॉक करो तो वो समझता था कोई गाली दी है आपने उसको। मेरी एक कॉलीग थी, उन्होंने मुझे बेट लगाई, शी सेड के 1000 फॉलोअर करोगे तो मैं खाना खिलाऊंगी। तो ये काफी हद तक लड़ाई मैं देखता रहूं, मुझे पता नहीं चला कि कौन जीता या कौन हारा जब किसी मरीज का मर्ज समझ ना आए। इन लॉर ले जाओ, इन लॉर ले जाओ। वो छड्डो जी में दसना ना, आपने बहुत मरतबा ये फिक्रा सुना है। इंटरनेट पर बहुत ही पॉपुलर शख्सियत आज मेरे साथ मौजूद है, डॉक्टर दानियाल। वो छड्डो जी में दसना ना इस फिक्रे से मशहूर होने वाले और इंटरनेट पर टिकटॉक पर वाहिद डॉक्टर जिन्होंने मेडिकल कंटेंट का ट्रेंड सेट किया और उन्होंने मेडिकल फील्ड में टिकटॉक से अवार्ड भी हासिल किया। तो हम चल के बात करते हैं डॉक्टर दानियाल अहमद, उनकी बिगिनिंग, उनका मिडल, उनका इस वक्त और आगे उनके क्या प्लान्स हैं, इसके ऊपर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वेलकम जनाब, कैसे हैं? ठीक है सब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपसे सवाल पहला है कि आपने ये टिकटॉक का सफ़र, मेडिकल का सफ़र, ये कहाँ से बात स्टार्ट होती है? आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? आपका कॉलेज कहाँ से स्टार्ट हुआ? वेल बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है वो सरगोदा के एक छोटे से इलाके से है। मेरे गांव का नाम है चौंती शुमाली। बेसिकली मेरा जो मैटरनल बैकग्राउंड है वो हम देसी लोग हैं और नॉर्मली मेरे एटीट्यूड और मेरे अल्फाज से नज़र भी आ रहा होता है, इसीलिए डायलॉग निकला, वो छड्डो जी मैं दस्ताना। वो एक खास एक्सेंट भी है। एग्जैक्टली ये हमारा वो पंजाबी सराइकी एक्सेंट है। इसका मतलब होता है आप छोड़े मैं बताता हूँ आपको। तो मेरी अर्ली एजुकेशन जो थी वो सरगोदा से थी। उसके बाद I got a chance to get admission into the HSN College, which is one of the most prestigious institutes in Pakistan or in the world. And उसके बाद फिर मेरा MD CAT का एग्ज़ाम हुआ, मैंने वो एस किया and then I did my MBBS from सरगोदा और फिर उसके बाद मैंने लाहौर में आके अपनी मेडिकल प्रैक्टिस की। मेडिकल की तरफ भी आए और आप टिकटॉक भी रहे। पहले आपका मेडिकल में कामयाब हुए या पहले आप टिकटॉक पर कामयाब हुए? वेल आई बिलीव कि टिकटॉक की कामयाबी थोड़ी जल्दी आ गई बिकॉज इट स्टार्टेड व्हेन आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट। मैं तब 4th ईयर या फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट था और अचानक से उस वक्त कोरोना की पैंडेमिक आ गई। तो हर जगह पे एक सनसनी सी मची हुई थी, सब घर पे बैठे हुए थे, सब कुछ बंद हो गया, पूरी दुनिया में एक बड़ा चेंज आ गया। तो उसी दौरान मैंने टिकटॉक्स बनाना स्टार्ट की। उससे पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था टिकटॉक के बारे में और जब मैंने वो कंटेंट बनाना स्टार्ट किया एंड स्लोली इट स्टार्टेड गेनिंग ट्रैक्शन, तो आई कंटिन्यूड मेकिंग मेडिकल कंटेंट और आहिस्ता आहिस्ता उसका नतीजा यही हुआ कि मेरी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई। एंड बाय द टाइम मेरा MBBS कंप्लीट हुआ और मेरी हाउस जॉब कंप्लीट हुई, मेरे पास एक सॉलिड फ़ैन बेस थी जिन्हें पता था कि मैं एक एजुकेटेड एंड नॉलेजेबल पर्सन हूँ और उससे डेफिनेटली मेरी मेडिकल प्रैक्टिस को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला। राइट। तो मेडिकल फील्ड में आना कैसे हुआ? कोई आपका ये ख्वाब था या आप किसी से इंस्पायर हुए या फैमिली में से किसी ने आपको रिकमेंड किया कि आप मेडिकल की तरफ चले जाएं? वेल जस्ट लाइक टिपिकल देसी पेरेंट्स या जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, हमारे यहाँ भी वही है कि हमारे माँ बाप ने किया, हमारे बाप दादा ने किया, तो हमने भी वही किया। तो हमारी फैमिली में एक ट्रेंड होता है कि वी ईदर गो फॉर मेडिकल और वी गो फॉर अ CSS। हम इससे आगे पीछे नहीं होते, हम कश्तियाँ जला देते हैं अपनी सारी। तो यही दो फील्ड्स थी। तो बेसिकली मेरे ताया अबू जो हैं वो भी डॉक्टर थे और मैंने भी पहले MD CAT किया, मेरा मेरिट बन गया, सो आई गॉट इनटू मेडिसिन। अदरवाइज़ मेरे फादर जो थे उनका मेडिसिन में एडमिशन नहीं हुआ, ही डिड CSS। तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि मुझे डॉक्टरी छुड़वा के CSS वाली ट्रैक पे डालने की, बट आई फेल्ट लाइक आई फाउंड माई पैशन। तो फिर मैंने कहा नहीं, दिस इज़ नफ। राइट। तो इंटरनेट पर आप आ गए, क्योंकि इंटरनेट पर जहाँ तक मेरी मालूमात है कि यू वर द फर्स्ट डॉक्टर जो मेडिकल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे बड़े पैशनेट तरीके से, और बड़े अरसे से मैं भी देख रहा हूँ और ऑडियंस भी बड़े अरसे से देख रही है। टिकटॉक की जर्नी है, आपको कब आपको लगा कि अब मैं इस पर भी मेरा करियर स्टार्ट हो गया? ये लगता है कब तक आप स्ट्रगलर रहे टिकटॉक पर और कब आपको लगा कि अब मुझे लगता है कि मैं सही डगर पर चढ़ गया हूँ?
वेल टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने टिकटॉक स्टार्ट की थी तो मेरी फैमिली की तरफ से एक बहुत ही सीरियस बैकलैश थी, एंड आई डोंट ब्लेम देम, बिकॉज टिकटॉक का ऐसा इमेज बना हुआ था कि सिर्फ नाच गाने वाले हैं, या एक बहुत बुरा इम्पैक्ट था। अगर आप किसी को बताओ कि आप टिकटॉक करो तो वो समझता था कोई गाली दी है आपने उसको। अभी तक भी तकरीबन ऐसा है, ये आपने एक यूनिक एंगल लिया। बिल्कुल, बिकॉज देखें अब मैं अकेला नहीं हूँ, आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, और इसके अलावा मेरे जैसे और ढेरों लोग हैं जो अब एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं। आप आज से 5 साल पहले जाके देखें तो लगता ही नहीं था कि टिकटॉक पे इस किस्म की कोई नीश भी होगी। तो दैट वाज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो। तो बेसिकली जब मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली आई हैड नो प्लान्स कि भाई मैं इतना ग्रो करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह। और ना ही मुझे पता था कि मेरी ग्रोथ इस लेवल की होगी और मैं इतना सब कुछ अचीव करूँगा थ्रू सोशल मीडिया। टू बी ऑनेस्ट, आई स्टार्टेड इट एज अ प्रैंक। मेरी एक कॉलीग थी, उन्होंने मुझे बेट लगाई, शी सेड के 1000 फॉलोअर करोगे तो मैं खाना खिलाऊंगी, राइट। और इट स्टार्टेड एज दैट। तो मैंने उसको चैलेंज किया, मैंने कहा हाँ भाई मैं करके दिखाऊंगा। खैर वो कहानी 1000 से 1 मिलियन की, वो सफ़र कैसे तय हुआ, टू बी ऑनेस्ट अब तो मुझे लगता है कि शायद कल ही की बात थी, लेकिन इट वाज डेफिनेटली अ बिग स्ट्रगल। तो एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न्ड, यू वर द फर्स्ट डॉक्टर टू बी क्रिएटिंग सीरियस एंड लॉजिकल कंटेंट ऑन टिकटॉक, क्योंकि ये फनी और नाच गाने के लिए ज़्यादा, यानी पब्लिक भी पहले यही समझती थी, पब्लिक लेती भी इसे थी, और क्योंकि कोई प्रोफेशनल लोग इस पर नहीं आए थे, आप आ गए और आपने नाम बनाया। आपको लगता है कि आपकी इंस्पिरेशन लेके आपसे और लोग आपके फील्ड के इस तरफ आए हैं? वेल ऑब्वियसली ये सवाल तो दूसरे ही इसका जवाब दे सकते हैं कि मैंने उन्हें इंस्पायर किया या नहीं, बट अगर मैं एज अ होल अपना इम्पैक्ट देखूं कि मैं जिस टाइम पे कंटेंट बना रहा था और आज की सिचुएशन क्या है, तो आई डू बिलीव कि इन सम स्मॉल पार्ट मैंने कुछ लोगों को इंस्पायर ज़रूर किया। बिकॉज अब अगर आप देखें तो सोशल मीडिया के ऊपर मेडिकल कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और बहुत से डॉक्टर्स भी हैं जो कंटेंट बना रहे हैं, ठीक। तो इट वाजंट लाइक दैट 5 years बैक। तो आई डू बिलीव कि आई हैड प्लेड सम स्मॉल रोल इन मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट दिस कि यार इस फील्ड के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पोटेंशियल है एजुकेशनल कंटेंट का। राइट। तो जो पब्लिक है उसको तो पता नहीं है कि ये बंदा जो बता रहा है, मुझे ये गाइड कर रहा है, ये क्वालिफाइड बंदा, ये क्वैक है। यस, दिस पब्लिक को क्या आप कैसे आप बताएंगे कि क्या किस तरह से वो पता करें कि ये बंदा ऑथेंटिक है और ये बंदा छड्डू है? देखें, मैं आपको ना आज एक राज बताने वाला हूँ। अगर आपने चेक करना है ना कि एक बंदा जेन्युइन डॉक्टर है, क्योंकि मुंह उठा के कोई भी अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकता है सोशल मीडिया पे। इफ़ यू वांट टू चेक कि अगर कोई बंदा जेन्युइन डॉक्टर है, आप पीएमडीसी की वेबसाइट पे जाओ, स्क्रॉल डाउन, वहाँ पे आपको ना लिखा हुआ नजर आएगा कि आप डॉक्टर्स के नाम सर्च कर सकते हो। दिस इज ऑफिशियल पीएमडीसी वेबसाइट। वहाँ पे जाके आप नाम सर्च करो। मेरे नाम के स्पेलिंग है DANIALAHMED, ठीक है। आप सर्च करोगे, मेरा पीएमडीसी नंबर आ जाएगा, बिकॉज आई एम रजिस्टर्ड ऑन दैट प्लेटफॉर्म। मैं पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशन के साथ एसोसिएटेड हूँ, दैट्स व्हाई आई एम रजिस्टर्ड ओवर देयर। सो मैं एक सर्टिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ। अगर आप वहाँ पे जाओगे, ठीक है, वहाँ पे आप किसी भी अताई का नाम लिख दोगे, आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपने एक्सपेरिमेंट ही करना है, आप वहाँ पे जाके लेट्स सपोज का नाम लिख दें, जो कि एक बड़ा नाम है एस्थेटिक्स में, तो आपको आगे कुछ भी नजर नहीं आएगा, बिकॉज शी इज नॉट इवन अ डॉक्टर, बट फॉर लास्ट 7 years शी हैज बीन प्रिटेंडिंग टू बी अ डॉक्टर ऑन सोशल मीडिया। पब्लिक को ये, पब्लिक अपनी जिम्मेदारी पर अच्छा यानी टिकटॉक एक प्लेस, जबरदस्त मार्केट प्लेस है, जहाँ पर जैसे लोकल मार्केट में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, इधर उधर भी आपको पब्लिक इस तरह की आ जाती है। लोकल तो चूंकि कवानीन है, आप जो गवर्नमेंट उसको देख रही होती है, अगर कोई क्वेक्स हैं, अगर वो प्रिटेंड कर रहे हैं टू बी अ डॉक्टर, तो वो उनको वो पकड़ सकते हैं, वो देख सकते हैं। तो ऑथेंटिक डॉक्टर ही मार्केट में। नो, आई लेट मी एक्सप्लेन समथिंग। ऐसा नहीं है कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ नहीं हैं। पाकिस्तान हेल्थ केयर कमीशन है, ठीक है, देयर इज़ HEC हायर एजुकेशन कमीशन है, देयर आर अथॉरिटीज़ जो कि इन चीज़ों पे एक्शन लेती हैं और बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेती हैं, एंड लीगली दिस इज़ अ क्राइम। और ये ऐसा नहीं है कि बस हमारे मुल्क में क्राइम है, पूरी दुनिया में जुर्म है। इम्पर्सनेटिंग अ डॉक्टर इज़ अ क्राइम, एंड और उसके नाम पे अपना क्लिनिक रजिस्टर करवा लेते हैं। अब बेसिकली ऐसी सिचुएशन में PHC भी कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज अगर वो सीक्वेंस को या लॉज को फॉलो करें, तो जो क्वैक है वो सिंपली कहेगा कि मैं उस डॉक्टर की सुपरविजन या उसकी अथॉरिटी के अंडर काम कर रहा हूँ, हाँ मैं उसका असिस्टेंट हूँ। तो
एक्चुअली दिस इज अ वेरी स्मार्ट पे टू अवॉइड ऑल द लीगल कल्पेबिलिटीज, ठीक है। वो मसलों से भी बच जाते हैं, ब्लेम सारा उधर शिफ्ट कर देते हैं और बदनाम हम डॉक्टर्स होते हैं। जैसे मैं वो यही सवाल कर रहा था कि क्योंकि ऑन ग्राउंड तो ऐसी अथॉरिटीज हैं जो टैकल कर लेंगे, मामलात को संभाल लेंगे। यस, जो एक लीगल डॉक्टर है, ऑथेंटिक डॉक्टर है, वो एक आम आदमी पहचान सकेगा, बिल्कुल क्योंकि वो दूसरा बंदा अलाउड ही नहीं है। ऐसा ही है। हाँ, हियर एंड देयर कहीं कहीं कोई ना कोई होगा, लेकिन वो देख रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि टिकटॉक पर जो ऑडियंस है वो कैसे, उनको टिकटॉक पर भी कोई ऐसी आपको लगता है, या आपको टिकटॉक को मशवरा देते हैं, या गवर्नमेंट के किसी इदारे को आप देखते हैं कि वो इसके ऊपर नजर रखे कि अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, क्योंकि जान का मसला है। अगर कोई टिकटॉक कोई शुगल मसला बना रहा है तो वो तो कोई बात नहीं, ऑफ कोर्स, शुगलिया वीडियो का तो कोई बात हाँ, नहीं, हाँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो मेडिकल है उसका मामला जान पर खेलने वाला मामला है। बिल्कुल ऐसा ही। कोई मतलब किसी को एक ने अगर ऐसी बात बता दी, ऐसी चीज कर दी, और पब्लिक तो ब्लाइंडली उसको फेथ करेगी। बिल्कुल ऐसे ही। आपको लगता नहीं है कि कोई बॉडी इधर भी ऐसी जरूरत है जो एक्शन ले या उस पर नजर रखे कोएक्स के ऊपर? देखें, पाकिस्तान कुछ चीज़ों में दुनिया से काफ़ी पीछे है। आई एम सॉरी टू से दिस बट दैट इज़ ट्रू। राइट। अगर आप किसी अमेरिकन डॉक्टर की वीडियो देखें ना, ठीक है, तो यूजली अगर आप इवन यूट्यूब पे देखें या कहीं पे भी देखें तो नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है कि दिस पर्सन इज सर्टिफाइड बाय यूएस मेडिकल हेल्थ बोर्ड और मेडिकल हेल्थ केयर कमीशन। राइट। ठीक है, एक सिंपल सा टैग होता है। एंड ऑब्वियसली आई एम श्योर के टिकटॉक के पास इतनी रिसोर्सेज हैं कि वो अगर चाहें तो वो लोग जो एटलीस्ट मेडिकल कंटेंट बना रहे हैं वो उनको कुछ हद तक वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई कर सकते। यस, और उन्हें करना भी चाहिए। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, या एटलीस्ट वो लोग जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आई बिलीव कि टिकटॉक को एक एफर्ट करनी चाहिए। दे शुड वर्क विद द गवर्नमेंट टू हाईलाइट दोज थिंग्स। हाईलाइट, और गवर्नमेंट फोर्स करे उसे, मेरे ख्याल है कि उसके ऊपर जैसे आईडी के ऊपर आप जैसे वेरीफाइड निशान आता है, यस, आपके यहाँ वो मेडिकल का कोई निशान आ जाए। हाँ, बिल्कुल, ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है। अदरवाइज ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक ऐसा होता था कि जब आप कोविड-19 से रिलेटेड कोई वीडियो बनाते थे तो नीचे एक टैग लाइन आ जाती थी, लर्न अबाउट कोविड-19, यूट्यूब पे भी, इवन ऑन टिकटॉक। ठीक है, टिकटॉक इसमें पीछे नहीं था, उधर लिखा हुआ आ जाता था कि लर्न अबाउट कोविड-19। ठीक है, तो आई बिलीव कि अगर कोई डॉक्टर ऐसा कंटेंट बना रहा है तो हम इस पे काम कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया कि एक बड़ा आसान तरीका होता है किसी भी एक्चुअल हेल्थ केयर प्रोफेशनल को आइडेंटिफाई करने का, कि आप पीएमडीसी की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे उसका नाम लिखो, सामने उसका लाइसेंस नंबर आ जाएगा। अगर वो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो उसका नाम वहां पे नहीं होगा। ठीक है, दिस इज द मोस्ट बेसिक वे। मैंने आपके वीडियो भी देखे कि कुछ डॉक्टर्स जो कोएक्स बना रहे थे और आप उनको आगे से चैलेंज कर रहे थे, राइट? तो ये काफी हद तक लड़ाई मैं देखता रहूं, मुझे पता नहीं चला कि कौन जीता या कौन हारा, लेकिन ये बात यहाँ पर बिल्कुल तय है कि गवर्नमेंट या इदारों को इसके ऊपर या मैच्योर हो जाएंगे वक्त के साथ। मुझे लगता है कि ये बात हम जो सजेस्ट कर रहे हैं या सजेशन के अलावा भी ज़ाहिर है वो भी देख रहे हैं। यस, ये लोगों के गुमान में है, बट आप पाकिस्तान की आबादी देखें और यहाँ के सोशल मीडिया यूजर्स देखें, यू कांट एक्सपेक्ट कि कोई भी चीज़ इतनी जल्दी इंप्लीमेंट हो जाए। नहीं, हो जानी चाहिए, ये एक सेंसिटिव मामला है। ऑफ कोर्स है, बट ऑब्वियसली थिंग्स टेक टाइम, एंड आई बिलीव के सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, दैट इज कॉमन सेंस, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, बिकॉज जो भी हो, क्वैक्स या जो अताई हैं, आपको पता चल ही जाता है कि इनका नॉलेज जो है ना वो यहाँ पे मार खा रहा है। इनके पास इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बस आपको गोली दे रहे हैं, फिरकी दे रहे हैं। आई बिलीव देयर वाज अ वीडियो ऑफ सो कॉल्ड डॉक्टर ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, वो बंदा ये सोशल मीडिया पे अपनी दवाइयाँ बेचता था, ठीक है, के नाम से था। तो इन अ वीडियो वो बेसिकली डॉक्टर्स को बुरा भला कहता था, फिर उस हाइप को यूज करता था एंड उसकी मदद से अपनी दवाइयाँ बेचता था, अपने वो सप्लीमेंट बेचता था। तो बेसिकली अब उन मोहतरम का ना इतना क्लियरली वो एक्सपोज हो सकते थे कि वो ये एक दफ़ा किसी बुखार के बारे में बात कर रहे थे और उस बंदे को ये नहीं पता कि बुखार इज जस्ट अ सिम्टम। मेडिकल लैंग्वेज में ये जो पायरेक्सिया बुखार होता है, वी कंसिडर इट अ सिम्टम, दिस इज नॉट अ डिजीज। ठीक है, दिस इज कॉज्ड बाय अ डिजीज। आपको डेंगी वायरस की वजह से जब आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होगा तो फिर डेंगी फीवर होगा। आपको मलेरिया के जरासीमों की वजह से मलेरिया का फीवर होगा। ठीक है, आपको ट्यूबरकुलोसिस की वजह से टीबी का फीवर होगा। ठीक है, फीवर इज अ सिम्टम। और वो बंदा बुखार बड़ी बुरी चीज़ होती है, बुखार को डील नहीं किया जाता, और उसके क्लियरली मैनरिज्म से और बातों से पता चल रहा था कि ही हैज़ नो आइडिया व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। इसका काम सिंपली ये है कि इसने हाइप क्रिएट करनी और फिर उसे कैश करना। राइट। तो बुखार के बारे में आपसे सवाल किया, तो
एक मेरी मिसकॉन्सेप्शन वो दूर शायद मैं गलत कह रहा हूँ, ये आपके आने से मुबारक से आपकी बरकत से ही हो जाएगा क्लैरिटी, बल्कि पब्लिक की भी क्लैरिटी हो जाएगी। मुझे लगता है कि बुखार आपका बॉडी का ऑटो रिकवरी प्रोसेस है, ये मेरे वेल डन, बिल्कुल। आप इसके ऊपर रोशनी डालिए कि क्या ये बात दुरुस्त है, क्या जैसे ही बुखार के सिम्टम्स है फौरी दवाई लेने भाग जाना चाहिए या 2 दिन सहना चाहिए? आप इसके ऊपर हाईलाइट जरा कीजिए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल पॉइंट ऑफ फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस इज एन इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, जब हमारी बॉडी जरासीमों को टैकल कर रही होती है तो वो हमारी बॉडी हीट ज़्यादा बनाती है ताकि वो जरासीमों को मार सके। दिस इज़ अ नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म। और एक आपको मैं खूबसूरत बात बताता हूँ कि इस्लाम के अंदर भी ये कहा जाता है कि बुखार को बुरा मत कहो। ठीक है, एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल को रिलेशन इफ़ यू थिंक अबाउट इट, क्योंकि बुखार एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर बुखार बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो जानलेवा हो सकता है। ठीक है, बट टू सम एक्सटेंट अगर आपको हल्का फुल्का बुखार है, आप माइल्ड सी एंटीपायरेटिक ले लें और अपनी बॉडी को खुद ही नेचुरली रिकवर करने दें, तो 1 से 2 दिन में जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो आपकी खुद ही ठीक हो जाती हैं। आपकी इम्यूनिटी खुद ही इतनी स्ट्रांग होती है कि उसे ओवरकम कर लेती है। मैंने कहीं कुछ अरसा पहले एक वीडियो खातून की एक देखी थी, अंग्रेज खातून की, वो ये फरमा रही थी कि आपकी बॉडी बीमार होने के लिए बनी ही नहीं है। बिल्कुल राइट, इट हैज़ अ सेल्फ सर्वाइविंग, सेल्फ सस्टेनिंग मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने पैदा किया है। आप सिर्फ उसे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दें जो बॉडी को मेंटेन करने के लिए, यानी लेट से मेडिसिन तो पिछले 100 साल से या 50 साल से ऐसे है, पीछे भी इंसान जो है वो सर्वाइव करता है। तो इसके ऊपर आप जरा। नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना, दिस इज समथिंग जो मुझे ह्यूमन बॉडी के बारे में फैसिनेट करती है कि अगर आप इसको क्लोजली पढ़ो ना, आपको पता चलेगा दिस इज समथिंग सो ब्यूटीफुल एंड सो मिरेकुलस, बिकॉज हमारी बॉडी के हर ऑर्गन का कोई फंक्शन है। ठीक है, हमारा ये जो जबान की थूक है ना, इवन इस थूक सलाइवा के अंदर एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। ठीक है, एंड दोस आर देयर टू प्रोटेक्ट अस। हमारे मुंह से लेके हमारे एंड तक, ठीक है, जो पूरी हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैनाल है, टॉप टू टो, ठीक है, बेसिकली दिस इज कवर्ड विद नॉर्मल फ्लोरा। दीज आर गुड बैक्टीरिया जो हमारे लिए लड़ते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आम तौर पे जो एक कॉमन प्रॉब्लम है, हमारी आम समझती है एंटीबायोटिक खाओगे फौरन ठीक हो जाओगे। ठीक है, बट यूजुअली उन्हें ये नहीं पता होता कि वो जितनी ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाते हैं, एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आने का खदशा होता है, वो असर करना छोड़ जाती है। सेकेंडली, वो आपके अपने नॉर्मल फ्लोरा को भी डिस्टर्ब कर सकती है, यानी आपकी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसे वो वीक भी कर सकती है। नॉट एवरीथिंग, ठीक है, देखें, अगर आप लगातार लेते हैं। मैं कुछ रेयर अकरेंस की बात कर रहा हूँ, बट मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बहुत ओवर जेलस हैं इस मामले में, जो सेल्फ मेडिकेट बहुत ज्यादा करते हैं। आई बिलीव मेरे पास एक पेशेंट आई, ठीक है, शी वाज डायबिटिक और अनफॉर्चुनेटली वो किसी अताई के हत्थे चढ़ गई। उन पेशेंट का ये था कि वो ना खारिश होती थी, बेसिक फंगल इन्फेक्शन हुई, तो वो अताई के पास जाती थी, वो उन्हें डाइक्लोडेक्सा, दीज आर पेन किलर एंड स्टीरॉयड, वो उन्हें लगा देता था, थोड़ा आराम आ जाता था। जब उसने असर करना छोड़ा, एवल सोलोकॉर्टिव, ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टीरॉयड, मोर एंड मोर स्टीरॉयड, वो उसे देते गए। अब उससे हुआ यूं कि वो औरत का पूरा जिस्म फूल गया। ठीक है, ये स्टीरॉयड कर देता है। उसके साथ साथ उनकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रही थी और उनके जिस्म के अंदर रेशे की थैलियां बन गई। अब वो जो मोहतरम थी, प्रॉबेबली उन्हें नहीं पता था कि डील कैसे करना है, वो उन्हें सेफ्ट्राइक्सोन, लिंकोमाइसिन, जो उनके माइंड में आ रहा था, एंटीबायोटिक देती गई, ड्रिपें लगाती गई। उसकी वजह से उनकी डिजीज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो गई। एंड आई बिलीव सिर्फ एक दवाई थी, अमीकासिन, उसकी रेजिस्टेंस अभी तक नहीं आई थी, सेंसिटिविटी थी, बाकी हर एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंट थी वो। और ऐसे केसेस जो है हमारी सोसाइटी में काफ़ी कॉमन है, बिकॉज हम एंटीबायोटिक्स को बहुत ओवर जेलसली यूज़ करते हैं और सेल्फ मेडिकेट करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि 2 तरह के लोग, एक वो लोग हैं जो थोड़ा ज़रा सा उन्हें फील हुआ कि मुझे कुछ हो रहा है तो फौरी डॉक्टर के पास भाग पड़े, एक तरफ वो लोग हैं एक्सट्रीम पर, और दूसरी तरफ वो लोग हैं कि बुखार हो, कुछ भी हो, मैं डॉक्टर को नहीं जाना। यस, आप इसको किस मेजर पर खड़े देखते हैं कि इसको जाना चाहिए, उसको फौरी नहीं जाना चाहिए? इस मामले को कहाँ आप सेटल करते हैं? देखें, मियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए। ठीक है, अब आपके सिम्टम्स कितने सवेयर हैं ये आपको पता ही होता है इन मोस्ट केसेस। ठीक है, आपकी हिस्ट्री भी बताती है आपको ऑब्वियसली कि रिकरेंस कितनी ज्यादा हो रही है। ठीक है, अब आपको ऑब्वियसली हफ्ते से बुखार आ रहा है, घर बैठे हो तो आप गलत कर रहे हो ऑफिस।
या अगर आपका बुखार इतना सवेयर हो गया है कि आपके जिस्म दर्द कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एक दिन का बुखार हो, समटाइम्स ऐसा हो जाता है, बॉडी पेन कर रही होती है, शिवरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, कुछ बीमारियां बहुत जल्दी भी एक्ट करती हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि टेकिंग अ डॉक्टर्स कंसल्टेशन इज़ नेवर अ बैड थिंग। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें हम हाइपोकॉन्ड्रियाक्स बुलाते हैं, ठीक है, वो लोग जो किसी की बीमारी देखते हैं उन्हें लगता है मेरे में बीमारी है, मेरे अंदर भी अच्छा करवानी भाग पड़ती है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो आई थिंक देयर वाज अ नॉवल अबाउट दिस, अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, इस टाइप की कोई स्टोरी थी एक, ठीक है, एंड उसमें यही था कि एक बंदे को लगता था मुझे हर बीमारी है, राइट। एंड ऐसे जेन्युइनली पेशेंट्स आते हैं, और अगर आपको हमें मेडिकल फील्ड में ऐसा कोई मिलता है, वो यूजुअली काउंसल देम कि आपकी देखें लैब्स बिल्कुल ठीक हैं, आपके सिम्टम्स ये कह रहे हैं कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू, राइट, ठीक है, बेसलाइन करवाने से किसी का कोई नुकसान नहीं होता, बेसलाइन आपको आपकी हेल्थ की एक इमेज ही देती है, राइट। तो इफ अ पेशेंट इज टेलिंग यू कि भाई कुछ मुझे फील हो रहा है, डोंट डिसरिगार्ड दैट, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जो सिर्फ पेशेंट की बात ना सुनने की वजह से बहुत बुरे तरीके से एंड हुए। एक मैं आपको कॉमन मिसाल बताता हूँ। अक्सर लोगों को जब छाती में दर्द होती है, ठीक है, हमें लगता है भाई मैदा है, तेजाबियत है, ठीक है, बट समटाइम्स दैट पेन इज अ सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक, ठीक है, और यूजुअली ऐसे प्रेजेंट भी नहीं करती, और ये जो हार्ट अटैक की पेन होती है ये रेफर्ड पेन होती है, ठीक है, आपको हो सकता है डायरेक्टली इधर पेन ना हो, आपको अपनी इस लेफ्ट उंगली में पेन हो रही हो, या आपको अपने जबड़े में दर्द हो रही हो, ठीक है, जबड़े की दर्द कॉमन होती है, लगता है दाढ़ की दर्द है, पेन कर लेके सो गया, बट समटाइम्स दैट कैन बी अ पेन ऑफ हार्ट अटैक, राइट, ठीक है, और अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप इस चीज को मिसडायग्नोज कर दो तो वो जानलेवा होती है, बिल्कुल, ठीक है, और अगर आप उस मोमेंट के अंदर एक पेशेंट की ईसीजी करवा लो फौरन, ठीक है, और उसकी जुबान के नीचे एक नाइट्रोग्लिसरीन की गोली रख दो, आप उस मरीज की जान बचा सकते हो, ठीक है। सो आई बिलीव कि अगर कोई भी सिम्टम लेके आ रहा है, डोंट डिसरिगार्ड दैट, ठीक है, आप बेसिक टेस्टिंग करो, लेकिन अगर वो बार बार आ रहा है और उसकी लैब्स भी क्लियर हैं, देन मे बी ही इज एन हाइपोकॉन्ड्रियाक, बट आपको डेफिनेटली एक साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए बिफोर लेबलिंग हिम एनीथिंग। राइट। अच्छा, माजी में जो है डॉक्टर जो होते थे या हकीम होते थे वो बस नब्ज देख के सारा इलाज करते थे। ये लैब शॉप का कोई कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल है आज से 25 साल पीछे जाएं तो मेरे ख्याल है नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। आज हर एक कोई भी डॉक्टर को कोई चेक करने की जरूरत नहीं, रिपोर्ट देख के उसने करना है कुछ। तो आपको क्या लगता है कि ये शायद माल बनाने का कोई तरीका है, या वाकई वो डॉक्टर इसके लिए ट्रेन नहीं है, या डिपेंडेंट हो गए रिपोर्ट्स पर? इसके ऊपर कोई राय? वेल, मेडिकल प्रोफेशन के अंदर डेफिनेटली हमें एग्जामिनेशन सिखाई जाती है, नो डाउट, ठीक है। अभी भी अगर आप मुझे अपना हाथ दिखाएं, ठीक है, मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर आपके हाथ पे लाली नहीं है या आपका पाम पेल हुआ है तो मे बी आपको अनीमिया है, खून की कमी है। अगर आपके नाखून अंदर की तरफ धसे हुए हैं, इसे कायलोनिकिया बुलाते हैं, दैट इज अ साइन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है। अगर आपकी उंगलियां आगे से फूली हुई हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्लबिंग, ठीक है, जो फेफड़ों की या दिल की बीमारी का एक साइन हो सकता है। अगर आपकी ये पल्प जो है आगे से नीला हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि बीमारी है या नहीं है। यानी बॉडी एक्सटर्नली इंडेक्स है अंदर की बॉडी का, ऑफ कोर्स डॉक्टर देख के बता सकता है, लेकिन नो, नॉट ऑल डिजीजेस, ठीक है। हाँ, देखें, अगर आप आज के मोर्टेलिटी रेट्स को आज से 5 साल 10 साल या 5-10 सदियों पहले वाले रेट से कंपेयर करें, आपको क्लियरली नजर आएगा कि अब हम उस दौर की निस्बत हजारों जानें बचा लेते हैं, राइट, ठीक है। अब मेडिसिन प्रैक्टिस इवॉल्व हो गई है, अब हमें तुक्का नहीं लगाना पड़ता। वी कैन गिव यू डिफिनिटिव आंसर्स, वी कैन गिव यू डिफिनिटिव डायग्नोसिस, ठीक है। तो इट नेवर हर्ट्स टू बी श्योर। आई नो हमारे पास भी प्रैक्टिस में आता है, डॉक्टर साहब तुसी टेस्ट लिखे ने, जरूर ਤੁਹਾਡਾ कमीशन होना है, ठीक है। एक जो कॉमन परसेप्शन है, जरूरी नहीं होता, ठीक है। देखें, क्योंकि कुछ टेस्ट आपके लिए जरूरी होते हैं, आप टाइमली करवा लेंगे तो कल को आपके होने वाले 10 टेस्टों से आप बच जाएंगे। वैसे भी आप मेडिकली समझते हैं कि बंदे को 6 महीने बाद, साल बाद या कुछ अरसे बाद रेगुलर अपने जनरल टेस्ट करवाते रहना चाहिए, अगर कोई मेडिकल इशू ना भी हो? ऑफ कोर्स, देखें, आप बाहर के मुल्कों में जाए ना तो वहाँ पे ईयरली फिजिकल होता है, जो नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स का होता है, उसमें होता है साल में एक आपका कंप्लीट चेकअप कर देता है, ठीक है। क्योंकि बाज़ औक़ात आपकी कुछ बीमारियों के ना इतने माइन्यूट साइंस होते हैं कि आपको विदाउट एक्सप्लोरिंग द पता ही नहीं चलता। ओके, सो मेरे एक पेशेंट थे, उनकी ना सिंपल एक ही सिम्टम था कि उनकी आंख फड़कती थी। तो दिस इज वेरी कॉमन, लोग कहते हैं भाई नींद पूरी नहीं हुई, काफी ज्यादा पी ली, ये प्रॉब्लम कर लिया, ठीक है, तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो उसके बाद जब हमने उसके टेस्ट करवाए, बिकॉज इट वेंट ऑन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब पूरा साल ऐसा चलता रहा,
तो हमने उसकी MRI जब करवाई, ठीक है, तो देयर वाज एन अकूस्टिक न्यूरोमा, दैट इज अ नर्व ट्यूमर जो उसकी नर्वस सिस्टम में पड़ा हुआ था, बिल्कुल इधर पीछे करके, राइट। ठीक है। तो सिंपल उसका सिम्टम ये था कि आंख फड़कती है, और उसको कोई सिम्टम नहीं था, खाता पीता बोलता चलता सब बिल्कुल ठीक था वो, ठीक है। तो समटाइम्स योर सिम्टम्स कैन बी वेरी माइन्यूट, राइट। तो इट नेवर हर्ट्स कि आप साल में एक दफा जाके अपना पूरा चेकअप करा लो, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसे टाइमली डील करवा लें। इसी से अगला सवाल, रेलेवेंट ही सवाल है कि जो डिलीवरी है ख़वातीन की, उसमें अब थोड़ा पीछे ही जाएं तो मेरा ख्याल एक नॉर्मल डिलीवरी चल रही थी, कोई रेयर केस था कि मतलब सी सेक्शन की तरफ। आज जो है जो भी सुनते हैं, कोई रेयर शायद ऐसी बात मिलती कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है, और मेरी सुनने हाँ, नो मैं आपकी बात है, बट मेरा तो ये इस तरफ आ गया कि क्या इंसानों का जो बॉडी है वो डॉक्टर को ब्लेम करने वाले हैं? नहीं, मैं ब्लेम नहीं करने वाला। आप मैं काउंटर क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है, मैं क्लैरिटी ले रहा हूँ, मैं समझ गया, डॉक्टर का पर्सपेक्टिव ले रहा हूँ। डन। देखें, मैंने ना ये क्वेश्चन बहुत बार सुना है, और नॉर्मली इसमें डॉक्टर को ही ब्लेम किया जाता है कि अब डॉक्टर पैसे की खातिर, नो मैं जनरल बात कर रहा हूँ, आई नो दैट मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि यूजुअली डॉक्टर को ब्लेम किया जाता है कि भाई आजकल फट्टे पे लिटा के चीर देते हैं, ये कर देते हैं, छुरी फेर देते हैं, वगैरह वगैरह। देखें, आजकल के दौर के अंदर अगर आप देखें ना, तो अक्सर फीमेल्स इलेक्टिवली में कि खुद अपनी मर्जी से सी सेक्शंस करवाती हैं, ठीक है। पुराना दौर आप देखें, या इवन आप देख लें यूरोपियन साइड पे, अमेरिकन साइड पे, तो वहाँ पे बिफोर गोइंग थ्रू ऑल दैट प्रोसेस, जो फीमेल्स थी वो एक्सरसाइजेस करती थी, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करती थी टू पुश द बेबी आउट ऑफ देयर बॉडीज, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रेनस प्रोसीजर, ठीक है, ऐसा नहीं है, आपकी बहुत ताकत लगती है। right. अब लेट्स सपोज कि एक फीमेल है, ठीक है, फीमेल पुश कर रही है और वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गई है, बच्चा बीच में फंसा हुआ है, ठीक है, क्योंकि दैट इज अ वेरी क्रूशल पॉइंट। अगर आपने कुछ ना किया, बच्चे की जान भी जा सकती है, ठीक है, बच्चे की दिल की धड़कन स्लो हो सकती है, right. ठीक है, हजारों कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, यू डोंट नो दैट। अक्सर लोग यही कहते हैं ना कि भाई कह तो रहे थे आखिरी मिनट तक कि नॉर्मल डिलीवरी करेंगे, फिर सी सेक्शन कर दिया, यकदम हो गया। हाँ, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा होता है कि ऐसी काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ड्यूरिंग दैट प्रोसीजर हो जाती हैं, मदर एग्जॉस्ट हो जाती है, बच्चे की हालत बहुत नाजुक हो जाती है, ठीक है। नॉर्मली जो कॉमन रीजन होती है सी सेक्शन की, वो ये भी होती है कि बच्चा उल्टा पड़ा होता है, ठीक है, लास्ट मोमेंट तक हम कोशिश कर रहे होते हैं कि वो नीचे आ जाए, ठीक है, सर उसका नीचे की तरफ आ जाए, टांगे ऊपर हो जाए, लेकिन उसकी टांगे नीचे की तरफ होती हैं, तो फिर बच्चा डिलीवर करना मुश्किल हो जाता है। तो देयर आर मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस, यू डोंट नो दैट, ठीक है। हर डॉक्टर बुरा नहीं होता, हर डॉक्टर आपकी जान का दुश्मन नहीं है, तो प्लीज डू ट्रस्ट योर डॉक्टर्स। और आजकल एक बड़ा सिंपल तरीका है किसी भी इंफॉर्मेशन को डबल चेक करने का, और वो AI है। आई नो कुछ डॉक्टर कहते हैं भाई गूगल से पढ़ के आ गया, ये वो। मैं इनकरेज करता हूँ अपने मरीजों को, मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास कोई मरीज आ रहा है, अपने सिम्टम्स को सर्च करके आए, ताकि मैं उन्हें ज्यादा क्लैरिटी दे सकूं। इट इज माई जॉब एज अ डॉक्टर, ठीक है, बिलीव मी, AI हमें रिप्लेस नहीं करने वाला, ठीक है, बिकॉज यू कैन नेवर गो पास दैट ह्यूमन टच, एवरी पेशेंट नीड्स दैट ह्यूमन टच, एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि बीमारी में ये चीज आ रही है, ठीक है। लेट्स सपोज आपके 6 सिम्टम आ रहे हैं, ठीक है, और अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, घुमा फिरा के उसने कैंसर बना ही देना है उसे, ठीक है। इट्स अ जॉब ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टू सॉर्ट थिंग्स आउट, क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, क्या पेशेंट, किसी ने ब्लॉग लिखा है अब कस्टमर बनाने के लिए, एग्जैक्टली, लेकिन AI बायस नहीं है। हाँ, AI आपको जो पूछोगे वो बता देगी। यस, AI आपको बता देगा, ठीक है, बट एक अच्छा डॉक्टर वही होता है, ठीक है, जो आपको अपनी रीजनिंग को एक्सप्लेन कर सके। मैंने अगर कुछ भी किया है, आप अगर मुझसे सवाल करते हो आपने क्यों किया है, तो मेरे पास एक सॉलिड रीजनिंग होनी चाहिए, राइट, ठीक है। एज लॉन्ग एज आई कैन डिलीवर यू दैट, कि मैं आपको एक रीजनिंग दे रहा हूं कि दिस इज द रीजन, और आप उसे अपनी तरफ से वेरीफाई कर लेते हो, देन देयर शुड बी नो क्वेश्चन ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ अ डॉक्टर, राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर बन गए, आप कामयाब भी हो गए, आपको जो मुश्किलात से गुजरना पड़ा या जो आसानी हुई, नए लोग जो भी अभी अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर ली और आगे रेडी हैं कि वो मेडिकल में दाखिला लेने के काबिल हैं, क्या मशवरा देंगे उनको मेडिकल फील्ड में आए? क्योंकि जो पाकिस्तान में हम देखते हैं यंग डॉक्टर्स के जो मसाइल हैं, ये मामलात हैं, या पाकिस्तान में जो पेनिट्रेशन है डॉक्टर्स की, तो क्या आप नए जो स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई करते हैं, मेरिट पर आते हैं, उनको क्या मशवरा देंगे आप? देखें, आई बिलीव कि इस वक्त वाकई में एक फील्ड में सैचुरेशन है, ठीक है।
जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे कि इस माशरे में क्वैक्स इतने ज़्यादा हो गए और उन्होंने भी नाम के साथ डॉक्टर का टैग लगाया हुआ है, राइट, ठीक है। तो ये बात वाकई में सच है कि हमारी सोसाइटी में नए डॉक्टर्स की उतनी जगह नहीं है जितनी आज से 5 या 10 साल पहले थी। लेकिन एक चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप एक ऐसे डॉक्टर हो जिसके पास एडिक्वेट नॉलेज है, एडिक्वेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और आप एक डायग्नोसिस बना सकते हो, पर्ची लिखने की बात मैं नहीं कर रहा क्योंकि पर्ची कोई भी लिख सकता, ठीक है। अगर आपको डायग्नोसिस बनानी आती है तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपको इस दुनिया में कोई भी फेल नहीं कर सकता एज अ डॉक्टर, बिकॉज अगर आपके पास नॉलेज है और क्लिनिकल स्किल्स हैं, ठीक है, आप उनको यूज करके किसी को भी बीट कर सकते हो। लेट मी टेल यू अ सीक्रेट, ठीक है। हमारी सोसाइटी में डेफिनेटली डॉक्टर के अंदर डिफरेंट लोग या डिफरेंट फील्ड्स एंटर हो जाती हैं कि हम भी डॉक्टर हैं, हम भी डॉक्टर हैं। मैं आपको एक डॉक्टर की पावर और नॉलेज का बताता हूँ। जब मैं MBBS कर रहा था, ठीक है, मैंने फिजियोलॉजी, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री ये पढ़ी, ठीक है। उसके साथ साथ बायोकेमिस्ट्री में हम न्यूट्रिशन का एक पूरा पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। यानी मुझे एग्जैक्टली पता है कि एक बॉडी को कितनी मिकदार में कितना विटामिन, कितना मिनरल चाहिए और अगर मैं थोड़ी सी एफर्ट करूं तो मैं मरीज को एक अच्छा सा डाइट प्लान बना के दे सकता हूं, राइट, ठीक है। अगर उससे आगे आ जाएं, जब हम 3rd ईयर MBBS में होते हैं पाकिस्तान के अंदर, हमें फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है, पैथोलॉजी पढ़ाई जाती है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाई जाती है। पैथोलॉजी की किताब में हम हर ड्रग को पढ़ते हैं, उसके मोड ऑफ एक्शन को पढ़ते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स को पढ़ते हैं, उसकी डोजेज को पढ़ते हैं, राइट, ठीक है। यानी एक काम जो फार्मासिस्ट करता है, अगर हम चाहें तो हम अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने लेट्स टॉक अबाउट फिजियोथेरेपी, ठीक है, हमें हर एनाटमी की हड्डी का पता है, हमें हर मसल ग्रुप का पता है, हमें पता है कि कौन सा मसल जो है वो एगोनिस्ट है, वो अंटैगोनिस्ट है और कौन सा सिनर्जिस्ट है, राइट, ठीक है। अगर हम चाहें तो थोड़ी सी एफर्ट लगा के सीख सकते हैं फिजियोथेरेपी। तो बेसिकली एक डॉक्टर जब आप बनते हो ना, आपके पास नॉलेज की भरमार होती है। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले आप जनरल फिजिशियन बन जाते हैं किसी फील्ड में भी निकलने के लिए। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। जब एक डॉक्टर होता है ना, अगर तो वो प्रॉपर क्लिनिकल एक्सपीरियंस ले लेता है, बिलीव मी, वो एक चलता फिरता अस्पताल है। पूरा डॉक्टर, एक डॉक्टर पूरा चलता फिरता ऑफ कोर्स है, किसी भी वो फील्ड में। मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है भैया, चैलेंज कह लें, ठीक है। मुझे सिर्फ अगर अपनी डॉक्टरी चलानी है ना, मुझे एक आप कुर्सी मेज डाल दें कहीं पे, एक पेन और पैड दे दें, एक स्टेथोस्कोप दे दें, ठीक है, और एक BP चेक करने की मशीन दे दें और मुझे कहीं पे भी बिठा दें, मैं कहीं पे भी बैठ के अपने मरीजों का इलाज कर सकता हूँ, राइट, ठीक है। इवन जो आपके मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, जो एक्चुअल MBBS डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में आके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग्स वगैरह की हैं, जब वो सर्जरी की हाउस जॉब कर रहे होते हैं, उनको वहाँ पे बेसिक सर्जिकल प्रोसीजर सिखाए जाते हैं। हम लोकल एनेस्थीसिया के अंदर आपकी वुंड डिब्राइडमेंट्स कर सकते हैं, आपके गले हुए जख्म साफ कर सकते हैं, हम आपकी सिस्ट रिमूव कर सकते हैं, बेसिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वी कैन डू ऑल दैट। ये एक मैं आपको बेसिक डॉक्टर की बात बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि हम यहाँ पे एक डॉक्टर की पावर को समझते ही नहीं है, ठीक है। और बिलीव मी, हमारे सिस्टम में काफ़ी फ्लॉज होंगे, बट एक जेन्युइन डॉक्टर विद जेन्युइन नॉलेज, वो एक चलता फिरता अस्पताल है, राइट, और उसको कोई बीट नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। तो क्या जो मेडिकल MBBS करने के बाद सारे, तो MBBS करने के बाद आप जनरल फिजिशियन बनते हैं, यस, राइट। तो उसके बाद आप चॉइस कर सकते हैं कि जनरल फिजिशियन ही रहना है या आप आगे स्पेशलाइजेशन करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अपने बारे में बताइए कि आपकी जर्नी ये जनरल फिजिशियन से आगे की तरफ कहाँ तक गई है। अभी रिसेंटली मुझे खबर मिली थी आपकी वीडियोस की कि आप कोई बाहर से भी कोई कोर्स करके जी, मैंने RCPI डर्मेटोलॉजी किया, दैट इज एन आयरलैंड बेस्ड डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी। तो दैट इज़ अ बूस्ट टू माई करंट GP-शिप, बिकॉज मेरे पास फर्दर एस्थेटिक्स से भी कुछ डिप्लोमास हैं। तो मेरे पास, क्योंकि मेरी जब मैंने हाउस जॉब की थी, तो मैंने हाउस जॉब की थी इन मेडिसिन, इन सर्जरी, इन डर्मेटोलॉजी एंड प्लास्टिक सर्जरी, ठीक। तो ऑलरेडी मेरा एक प्रीवियस एक्सपीरियंस भी था इस फील्ड में, उसी को मैंने फर्दर बिल्ड ऑन किया विद दिस डिप्लोमा। और उसके साथ साथ मेरे पास एस्थेटिक के डिप्लोमास भी हैं, और बेसिकली जो मेरे क्लिनिक्स हैं वहाँ पे हमारे पास प्लास्टिक सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट दोनों अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हम कलेक्टिवली वी डू ऑल सोर्ट्स ऑफ प्रोसीजर्स। तो अभी आप आगे इसी चीज़ को, ये प्लास्टिक सर्जरी और डर्मेटोलॉजी, इसी को आगे स्पेशलिस्ट करना चाहेंगे, या आप कुछ, मैं देखता हूँ कि आप मल्टीपल फील्ड में जो इंटरनेट पे वीडियो जो आती हैं उनमें तो आप लगता है कि आप पूरा वाकई जो अस्पताल वाली आप बात करें, डॉक्टर पूरा अस्पताल होता है। यस, वेल आई बिलीव, देखें क्योंकि आई वर्कड एज अ GP स्टार्टिंग, मेरी प्रैक्टिस वहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो आई बिलीव कि एक GP किसी भी मेडिकल सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट होता है, राइट, ठीक है। और जब आप डॉक्टर का टैग सुनते हो ना, मरीज जब डॉक्टर सुनता है
उसको लगता है कि मेरी हर बीमारी का इलाज इसके पास है। मरीज डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, उसको नहीं है कि भाई ये पेट का डॉक्टर है, गुर्दे का डॉक्टर है, इसका डॉक्टर है। अगर एक इमरजेंसी में पेशेंट आया तो वो आपके पास आया एंड इट्स योर जॉब टू टेक केयर ऑफ दैट पेशेंट। मेरे पास अक्सर ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं क्लिनिक के ऊपर जिनके गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, जिनको रीनल कॉलिक होता है, डिफरेंट तरह के और सिम्टम्स होते हैं, तो उन्हें फर्स्ट एड देना, उनको स्टेबलाइज करना, अगर उनको मेडिकेशन देना पॉसिबल है या ओपीडी पे डील करना पॉसिबल है, हम करते हैं। अदरवाइज वी रेफर देम फॉर एनी सर्जिकल प्रोसीजर जो उनकी मे बी नीड हो। ठीक, तो एक डॉक्टर को होना चाहिए, हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। और जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हम डॉक्टर्स को, मैंने ऑप्थोमोलॉजी का एग्जाम पास किया ड्यूरिंग माई एमबीबीएस, मैं बात की बात नहीं कर रहा। ऑप्थोमोलॉजी मीन्स आई, ठीक है। मैंने ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट, इसका पेपर पास किया हुआ है, मैंने गायनी का पेपर पास किया हुआ है, मैंने पीड्स का पेपर पास किया हुआ है, मैंने सर्जरी का पेपर पास किया और मैंने मेडिसिन का पेपर पास किया है, ठीक है। तो आई हैव बेसिक नॉलेज टू कवर ऑल दैट, राइट, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने, जब ऑब्वियसली मेरे फाइनल एग्जाम्स हुए हैं, हमारे वाइवाज होते हैं इन सब चीज़ों के, ठीक है। हमें वैसे पास आउट नहीं कह देते कि भाई ठीक है मोर लग गई है, जाओ जो करना है करो। वी आर टेस्टेड, वी आर पुट थ्रू द ग्राइंडर टू बिकम अ डॉक्टर। मतलब डॉक्टर एक ऐसे नहीं निकल आता, कभी भी उसके नहीं। ऊपर ठप्पा नहीं लगता कि आप जनरल ओ बस ही पास हो। हाँ, ऐवे नहीं कि भाई कोई भी जीपी बन जाएगा, तो इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट। तो अब इनमें से मेरा वही सवाल, ये आप आगे, आप सारी चीजों को तो Oh, yes, sorry. नॉलेज So- तो आपका सारा होगा। Personally, यानी आपकी वीडियो से पता चलता है कि आप एक पूरा एक बंदा अस्पताल पूरे का नॉलेज डिलीवर कर सकता है, और बिल्कुल है भी सही आपके पास। लेकिन ये बात भी तय है कि आप एक ही आप जगलिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल, ऑब्वियसली आई हैव टू चूज अ फील्ड। तो पर्सनली आई वुड गो फॉर प्लास्टिक सर्जरी। राइट, आगे आप Because इसको देख रहे हैं। yes, because I have a very keen interest in it. Although मैंने अभी ये डिसाइड नहीं किया कि मैं ये पाकिस्तान के अंदर परस्यू करूंगा या पाकिस्तान से बाहर, which is a very big decision. अब ये पाकिस्तान के अंदर और बाहर से ही अगला सवाल खुद पैदा हो गया कि पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन है उसकी रेशो के हिसाब से आपको क्या लगता है कि डॉक्टर अकॉर्डिंग टू द नीड है, स्टैंडर्ड नीड, उससे कम है या उससे ज़्यादा है? वेल, एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर जो एक्चुअल डॉक्टर की पोस्ट हैं वो बहुत कम है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बिकॉज जब आप एक सरकारी अस्पताल में जाते हो, वहाँ पे 100 की पर्ची होती है, ठीक है, बहुत बेसिक मेडिसिन होती है, एंड दैट इज़ वेरी इकोनॉमिकल फॉर एवरीबडी, ठीक है। बट जब आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हो, ऑब्वियसली देयर आर सम एडिशनल कॉस्ट, ठीक है, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। तो आई बिलीव कि पाकिस्तान के अंदर मेडिकल पोस्ट बहुत कम है। इसकी वजह से अक्सर दूर दराज के इलाकों में प्रॉपर एडिक्वेट मेडिकल सर्विसेज नहीं दी जाती या वहाँ पे पहुँच नहीं रही, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अदरवाइज डॉक्टर्स की कमी आई डोंट बिलीव कि पाकिस्तान में है। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जो डॉक्टर देखते हैं ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो जब भी कभी जाना हुआ तो ऐसा लगता है सारा पाकिस्तान ही बीमार है, उसमें पाँव रखने की जगह नहीं है। तो यहाँ से सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में आबादी के हिसाब से एडिक्वेट जो तादाद है वो डॉक्टर्स की मौजूद है, कम है, प्रॉपर है, या ज़्यादा है, या कितनी होनी चाहिए एक हेल्दी सोसाइटी के लिए? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर द मिसकंसेप्शन। हमारे पास डॉक्टर्स की कमी नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल्स और बेसिक हेल्थ यूनिट्स की कमी है, ठीक है। बिकॉज एक डॉक्टर को काम करने के लिए हॉस्पिटल चाहिए, ठीक है। अगर हॉस्पिटल नहीं होगा या उसकी पोस्ट उधर नहीं है या सीटें कम हैं तो डेफिनेटली बर्डन ज़्यादा होगा, और जो कम डॉक्टर्स हैं उन्हें ही वो सारा बर्डन फेस करना पड़ेगा जो पॉपुलेशन का है। और बेसिकली ये पूरी चेन होती है। बेसिकली यहाँ पे तहसील हेल्थ सेंटर्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ यूनिट्स होते हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स होते हैं कॉल्ड BHUs, जो कि पेरीफ्रीज में होते हैं। तो BHUs में सिर्फ बेसिक हम मरीजों को डील करते हैं। जो भी कॉम्प्लिकेटेड केस होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ रेफर हो रहा होता है। तो जब आपके पास बड़े हॉस्पिटल्स विद गुड क्वालिटी हेल्थ केयर सिस्टम्स नहीं होंगे तो यही होगा कि जो नीचे की चेन से ऊपर सारे मरीज आ रहे हैं वो एक ही जगह पे जमघटा बना रहे होंगे और सबके लिए प्रॉपर हेल्थ केयर रिसीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मरीजों की तादाद से लगता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, राइट? सारा पाकिस्तान बीमार पड़ा है। क्या हकीकत है, गवर्नमेंट कितना ख्याल कर रही है इसके बारे में? वेल, गवर्नमेंट डेफिनेटली एक हद तक अपना रोल प्ले कर रही है, ठीक है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम पाकिस्तानी, या पाकिस्तान इटसेल्फ इज़ अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। आई वुड नॉट ब्लेम एनीवन और एनी सिस्टम, ठीक है। ऑल्दो हमें इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़रूरत है, ठीक है।
चीज़ें एफिशिएंट हो सकती हैं, लेकिन आई डू बिलीव कि पाकिस्तान के अंदर अभी उतना सरमाया नहीं है, ठीक है, या जो भी अदारे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना बजट उन्हें दिया जाता है वो उसी से वो सर्विसेज दें जो वो दे सकते हैं, तो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। तो अब आ जाते हैं हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर कि मेडिकल की तरफ तो बंदा जाएगा जब वो वाकई बीमार है। आपको क्या लगता है कि हेल्थ अवेयरनेस या एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के किस को एक मुझे कोट कर दीजिए परसेंटेज कि 100 में से कितने % तक अवॉइड किया जा सकता है एलिमेंट से, बीमारी से, या हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। मेरा सवाल इस मतलब है कि खेल के मैदान और जो हॉस्पिटल्स का आपस में प्रोपोर्शन जो है वो क्या है, और फिर उनकी इनकरेजमेंट भी है कि नहीं। यानी मैं देखता हूँ कि खेल के मैदान है तो सही, लेकिन पब्लिक इनकरेजमेंट नहीं है, या ये टीवी का दौर जो आ गया तो लोग जो है ना सोफा पर आ गए। बिल्कुल। तो इस हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर को बात कीजिए ज़रा। वेल अगर आप एक जनरली ये पूछ रहे हैं कि हेल्दी एक्टिविटीज़ और मरीज़ बनने का क्या रोल है, कितना डिफरेंस है, क्या परसेंटेज में कमी आएगी अगर हम हेल्दी एक्टिविटीज़ अपना लें, तो आई बिलीव के द नंबर इज़ क्वाइट हाई। अबाउट 70 to 80% डिजीज़ जो हैं वो सम पार्ट में आपके रूटीन लाइफस्टाइल इससे लिंक्ड होती हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन मसला ले लेते हैं, जैसे कि मैदे का मसला है, हर दूसरे बंदे को है, तजाबियत हो रही है, लेकिन अगर आप उसे ब्रेक डाउन करें तो उसमें यही होगा कि रात को प्रॉपरली सोना नहीं, खाना खा के चलना नहीं है, फ़ौरन लेट जाना है, ज़्यादा स्पाइसी ऑयली जंक फूड खाना है जिसको प्रोसेस होने में या हज़म होने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो इस तरह के जब आप अपने लाइफस्टाइल में चीज़ें रखेंगे तो ऑब्वियसली आप बीमार होंगे। और अगर आप इसके बरक्स एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, आप टाइम से सोते हैं, आप खाना खाने के बाद फ़ौरन लेटते नहीं हैं, कुछ कदम चल लेते हैं, आप हेल्दी खाना खा रहे हैं, हफ्ते में एक दिन आपने चीट डे का रखा हुआ है, ठीक है, तो यू विल डेफिनेटली अवॉइड ऑल दोज एलिमेंट्स। राइट। तो आज के दौर में जो ये एक पिज़्ज़ा जनरेशन या बर्गर जनरेशन जो बनी है, और वो वज़न बढ़ रहा है ज़्यादा, वज़न बढ़ने के ऊपर ख़ास तौर पर मेरा ये टॉपिक होगा कि फ़ैट, ये मैं क्योंकि मैं जिम भी जा रहा हूँ तो मेरा ये अगला टॉपिक होगा, बल्कि उसके लिए मैं स्पेशलिस्ट जो लोग हैं उनको भी पकड़ूंगा। आप मुझे मेडिकल साइड से, क्योंकि वो जिम वाले तो ये बता सकते हैं ये करो, लेकिन मेडिकल साइड से आप बताएं कि बॉडी में फैट का परसेंटेज एक हेल्दी लाइफ के लिए क्या चाहिए, और क्या हम उसके बारे में आगाह नहीं है, आगाह हो जाएं तो बेहतर कर पाएंगे लाइफ। देखें, एक जो जनरल मिसकंसेप्शन है वो ये है कि फैट बुरी चीज़ है, ठीक है, आपको भी यही लगता होगा। मुझे जब से मैं अवेयर हूँ मुझे ठीक है, आपको लगता है फैट बहुत बुरी चीज़ है, बट आपको एक मैं इंटरेस्टिंग मेडिकल फैक्ट बताता हूँ। आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, उनके ऊपर ना एक शीथ चढ़ी होती है, उसे माइलिन शीथ बुलाते हैं। वो पता है आपको लिपिड से बनी होती है, यानी फैट से बनी होती है, ठीक। तो बेसिकली फैट इज़ नॉट बैड, बट ये चीज़ ज़रूर मैटर करती है कि आप किस तरह का फ़ैट ले रहे हैं, ठीक है। तो जनरली जब हम आपकी लिपिड प्रोफाइल देखते हैं, ठीक है, उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना दैट इज़ अ कंसर्निंग थिंग, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल तभी बढ़ेगा जब आप ऑयली ग्रीसी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, लाइक जंक फूड या बर्गर्स या पिज़्ज़ाज़ वगैरह, राइट, ठीक है। इसके अलावा ये होता है कि हम आपके देखते हैं VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दीज आर बैड लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। फिर उसके बरक आते हैं HDL, ठीक है, ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है, दीज आर गुड फैट्स, ठीक है। तो जनरली ये होता है कि हम ओवरऑल रिकमेंड करते हैं कि कीप अ गुड डाइट, ठीक है, बैलेंस डाइट। ये नहीं कि फ़ैट लो ही ना आप, क्योंकि उसके अपने प्रॉब्लम्स होंगे, आपकी बॉडी में इवन विटामिन की एब्जॉर्प्शन के लिए फ़ैट चाहिए होता है, राइट, ठीक। अच्छे फैट्स लें, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेते रहें, ठीक है, और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जो हैं वो जल्दी हजम हो जाते हैं, तो वो आप लेते रहें, तो दैट वुड हेल्प यू। राइट। जिम जाने के मुतालिक एक अब मेरा रेलेवेंट सवाल आ गया कि जिम में अक्सर तौर पर एक रिवाज है कि जो मेहनत वाला काम है, वो जो रियल बॉडी बनाना है, वो क्योंकि औखा काम है, बड़ा डिसिप्लिन चाहिए, तो एक बड़ा मैंने परसेप्शन देखा है कि लोग इधर उधर वाले तरीके, कुछ स्टीरॉइड्स लगा के ये सारा कुछ, इसके ऊपर मेडिकल साइड से आप मुझे बताइए, क्या स्टीरॉइड्स उनको लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, या कितनी हद तक लगाने चाहिए? देखें, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आजकल जो स्टीरॉयड लगाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट कंडोन इट, आई डोंट रिकमेंड इट। नॉर्मली जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो ये यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने एक नॉर्मली टर्म सुनी होगी नैटी, ठीक है, नैटी मीन्स नेचुरल, वो ये बॉडी बिल्डर्स कहते हैं कि ये नैटी है, ये नहीं है, ठीक है, दिस इज सस्पिशियस, वो आजकल की लिंगो, जेनजी लिंगो जो चल रही होती है। तो बेसिकली आजकल नेचुरल बॉडी बिल्डर्स काफ़ी कम होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वो बल्क चाहिए, वो आप उस फॉर्म में आना चाहते हो, तो कुछ हद तक आपको टेस्टोस्टेरोन वगैरह रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। ऑल्दो अगर आप खुद अच्छी एफर्ट करो, यू कैन डेफिनेटली डू इट,
ठीक है, आप अच्छी बॉडी बना सकते हो। और वो मोटे जो जिसामत के लोग होते हैं, दैट इज़ नेवर कंसिडर्ड अ पीक फिजिकल हेल्थ स्टेट। ठीक है, अगर आप ऐसे बॉडी बिल्डर्स को देखें, मोस्ट ऑफ देम दे डाइड वेरी यंग। ठीक है, क्योंकि वो यही ही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और हर इस चीज़ का नुकसान होता बहुत है। ज्यादा ऑब्सेशन वाले मतलब है। यस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर द नेचुरल रूटीन। ठीक है, नेचुरली फैट लॉस करें, कार्डियो करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। इट वुड टेक टाइम। ठीक है, इट वुड टेक लाइक 6 to 8 months, मे बी इवन a year, बट आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे और कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। उसके बरक्स अगर आप स्टीरॉयड यूज़ करते हैं, सबसे जो कॉमन इसकी कॉम्प्लिकेशन है वो होती है गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, Right. औरतों की तरह छाती बन जाती है। ठीक है, गायनो बुलाते हैं हम इसे। तो और इसके अलावा अगर ये ना भी हो और आपने यंग एज में यूज़ किया है, इट कैन रियली अफेक्ट योर फर्टिलिटी, बिकॉज आपकी बॉडी कुदरती तौर पे टेस्टोस्टेरोन बना रही है, आपने उसको बाहर से भी दी है। आपका इंटरनल मैकेनिज्म जो बना रहा है, ठीक है, लाजिमी बात है वो सप्रेस होगा कि भाई बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बहुत हो गई है। तो जो चीज़ वो टेस्टोस्टेरोन बना रही है, एज अ रिजल्ट कुदरती तौर पे वो रिग्रेस होने लग जाएगी, छोटी होने लग जाएगी, और वो आपके टेस्टिकल्स हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ यूजिंग स्टीरॉयड्स, कि आपके टेस्टिकल्स श्रिंक कर जाते हैं, उसकी वजह से फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं, आपके बच्चे पैदा नहीं होते। एंड तो बॉटम लाइन आप ये कह रहे हैं कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करें, गो फॉर इट। शो ऑफ के लिए गाएंगे तो बहुत ज्यादा ऑब्सेशन नहीं करें, मतलब हाँ, है ऑब्सेशन आप नहीं एक- होता। आप जो नेचुरली तौर पर बॉडी बिल्डिंग है। देखें, जब लोग टेस्टोस्टेरोन यूज़ करते हैं और जो प्रोफेशनली यूज़ करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वो टीका लगा के भूल गए। दे गो थ्रू साइकिल्स। वो पहले इसका साइकिल करते हैं टेस्टोस्टेरोन का, फिर वो उसका एक एंटी साइकिल करते हैं। ठीक है, उसको काउंटर करने के लिए। राइट, तो ऐसा नहीं है कि हैप हैजर्डली कराया जा रहा है, या वो जो पुराने दौर में किया जा रहा था अभी भी वही किया जा रहा है। तो इसको बड़े प्रोफेशनल तरीके से बॉडी बिल्डर्स करते हैं, एक तरीके से किया जा रहा है। बट फॉर अ नॉर्मल बंदा आई वुड नॉट रिकमेंड इट। डोंट डू दैट, डोंट गो फॉर इट। मेरा आखिरी सवाल जो कि पब्लिक के फ़ायदे में है लेकिन आपके शायद नुकसान में जाएगा, कोई ऐसा तरीका है सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे का जो प्रोसीजर है, जागने से सोने तक, कोई ऐसा लाइफस्टाइल आप रेकमेंड कर सकते हैं कि डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल सच बताऊं तो हम डॉक्टर्स का अपना लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी होता है। ठीक है, हम लोगों को नहीं, आप मशवरे दे रहे जानते तो होते हैं, जानते तो हैं वो। हाँ, मैं आपको मशवरा दे सकता हूँ। ठीक है, तो आइडियल मतलब लाइफस्टाइल बता तो सकते हैं ना आप? हाँ, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे। ठीक है, गो फॉर अ वॉक आउटसाइड, ट्रेडमिल पे ज़ाया करने के बजाय खुद को अच्छी सुबह के वक्त निकलो। ठीक है, जब हल्की हल्की धूप निकल रही होती है, वो जो अर्ली मॉर्निंग धूप है ना, दैट इज व्हाट मेक्स विटामिन डी फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी। ठीक है, हम समझते हैं ना धूप से विटामिन डी आएगा, धूप से, वो सुबह की धूप होती है। वो जो पहले ही शब की धूप निकल रही होती है, हल्की सी धूप होती है, उसमें स्पेसिफिक वेवलेंथ्स होती हैं। ये दोपहर में बाहर फिरने को विटामिन डी नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, आप जितना मर्जी घूम लो इसमें। ठीक, तो अर्ली मॉर्निंग वॉक। ठीक है, देन हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट जिसमें फाइबर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अक्सर लोगों को कब्ज़ इसलिए होती है क्योंकि फाइबर नहीं ले रहे होते। सीरियल्स बड़ा फ़ायदा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड थ्रू आउट द डे। दिन में 1 से 1.5 लीटर पानी ज़रूर पिएं। ठीक है, और यूजुअली आई डू रिकमेंड के ज़्यादा हैवी कार्ब्स या फैटी मील्स को अवॉइड करें, उन्हें अपने चीट डेज के लिए रिजर्व रखें। तो चीट डेज कितने दिनों बाद लेना चाहिए? Once a week is good enough. Everybody deserves a break. डॉक्टर साहब, आगे रैपिड फायर। क्लिनिक में पहुंचते ही सबसे पहले चाय या कॉफी? चाय। मरीज को चेक करने के लिए नब्ज या लैब टेस्ट? लैब टेस्ट। पहले किसका इलाज करेंगे, गरीब या अमीर? जो भी ज़्यादा सवेर हो। जो से ज्यादा सही हो। स्मार्ट आंसर। जब किसी मरीज का मर्ज समझ ना आए, इन्हें लाहौर ले जाओ। इन लॉ में थैंक यू। राइट, देयर आर बहुत सारे सवाल मैंने किए, बहुत सारे सवाल अभी पेंडिंग हैं, तो आपसे मैं आई लुक फॉरवर्ड कि आपसे मैं मज़ीद टाइम लूँ कभी। इंशाल्लाह मैं रिक्वेस्ट करता रहूँगा कि आपको, कि आप मिथ्स जो हैं आमतौर पर जो इंसानों लोगों के जो मिथ हैं उनको दूर करने के लिए तो कम से कम आप तशरीफ़ लाया करें। इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। इंशाल्लाह आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। आप मुझे रेकमेंड कीजिएगा, आपको लगता है कि इस डॉक्टर साहब का भी या उनके पास नॉलेज ऐसा है, उनको भी इंटरव्यू करना चाहिए, उनका भी पॉडकास्ट करना चाहिए, ताकि पब्लिक वेलफेयर के ऊपर बेहतर काम किया जा सके। अकमल टॉक से आपसे इजाज़त चाहता हूँ।